हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों कैसे हैं आप सब। आपके एम्स पैरामेडिकल में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज का दिन तो गया, अब बचे हैं सिर्फ 22 और 23 तारीख। बच्चों इन 2 दिनों में आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दीजिए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए कि आपका सिलेक्शन जो आपके पूरे मोहल्ले में शोर मचा दे। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले, मेरी वीडियो से मिलते हैं, किसी और अच्छे चैनल की वीडियो से मिलते हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टाइमर लगा के कीजिए कि आपको 90 मिनट में 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और हो सके तो बायोलॉजी के क्वेश्चन को आप 1 मिनट से पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों ये जो आप अपना बायोलॉजी में टाइम बचा लोगे ना, वो आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको दिमाग लगाना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो वहाँ पर आपको टाइम की ज़रूरत होगी। तो जो टाइम आपका बायोलॉजी सेक्शन से बचेगा वो आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ करना है। आपके पास इन 2 दिनों में आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लीजिए, इतनी कि आपका सिलेक्शन आपके हाथों में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज बच्चों वीडियो बायोलॉजी की है, क्योंकि बायोलॉजी आपका टाई ब्रेकर होता है एग्ज़ाम में। जब आपके 2 बच्चों के साथ आपके सेम मार्क्स होंगे, 2 बच्चों के, तो उनमें बायोलॉजी के क्वेश्चन देखे जाएंगे, बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे। आपका इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए बायोलॉजी के आज क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में एक और बात, इस क्वेश्चन में मैंने आपके आंसर नहीं डाले हैं। ये एक आपका मॉक टेस्ट की तरह है। इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का या मैक्सिमम 7 सेकंड का टाइम दूंगी, जिसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो अच्छे से और फिर उसका आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और आखिरी में जब क्वेश्चन वीडियो का एंड हो जाएगा, आप मुझे उनका टोटल कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट किए और किन क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। Phloem and phloem respectively denote. Phloem and phloem respectively denote. Options are cork and cork cambium, cork cambium and cork, secondary cortex and cork, cork and secondary cortex. चलो बच्चों आंसर कीजिए। चलिए आंसर है बच्चों इसका बी, कोर्क कैम्बियम एंड कोर्क। आपका फेलोजन कोर्क कैम्बियम होता है और आपका फिलेम कोर्क होता है। अब जब कोर्क कैम्बियम और कोर्क की बात हो ही रही है, तो अब हम सेकेंडरी कोर्टेक्स भी देख लेते हैं कि सेकेंडरी कोर्टेक्स हम किसे कहते हैं। एग्जाम में ज़रूरी तो नहीं आपसे फेलोजन और फेलेम ही पूछा जाएगा, आपसे सेकेंडरी कोर्टेक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों सेकेंडरी कोर्टेक्स होता है आपका फेलोडर्म। आप साइड में नोट कर लेना, नोट करते चलिए। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊंगी वो आप साइड में अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आपका फेलोजन हुआ कोर्क कैम्बियम, फेलेम कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स बच्चों आपका फेलोडर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। आपको इनमें से एक कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट दिया है, वो आपको बताना है। रियो कन्वेंशन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, या रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। चलिए बच्चों को ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आप आंसर कीजिए। चलिए मैं आंसर करती हूँ। बच्चों इसमें जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन ए, रियो कन्वेंशन। रियो कन्वेंशन बच्चों ऑप्शन में दिया है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, रियो कन्वेंशन आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। रियो कॉम्बिनेशन किससे रिलेटेड है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, जिसे आपके एनसीईआरटी में अर्थ समिट भी कहा गया है। अर्थ समिट रियो डिजेनेरियो में हुआ था, उसे ही रियो कन्वेंशन कहा गया और वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। बाकी आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन से और रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन से, ये तीनों करेक्ट हैं। आप साथ में इन्हें भी नोट डाउन कीजिए, इन्हें भी याद रखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, रामसर कन्वेंशन ये किस चीज़ से रिलेटेड है। और रियो कन्वेंशन आपका किससे रिलेटेड है बच्चों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें भी एक 3 जो है आपको सही दिए और एक आपका गलत है, वो आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए। चलिए बच्चों मैं आंसर करती हूँ।
इसमें ऑप्शन में दिया है बच्चों, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है, विटामिन B6 की कमी से लॉस ऑफ एपेटाइट, विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन B2 की कमी से पेलेग्रा। तो बच्चों जो इसमें इनकरेक्टली मैच है वो है बच्चों आपका ऑप्शन डी, विटामिन B2 की कमी से पेलेग्रा होना। बच्चों ये बिल्कुल गलत है। पेलेग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होता है, आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए। पेलेग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होगा और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से जो होगा वो होगा बच्चों डर्मेटिटिस। डर्मेटिटिस DERMATITIS डर्मेटिटिस। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट डाउन आपने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय आर सेल, टी सेल, NK सेल, प्लाज्मा सेल। चलिए बच्चों आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन देखे जाए तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, वो बी सेल की, बीटा सेल्स की जो सिक्रीशन होती है उन्हें एक्टिवेट करते हैं, बी सेल की सिक्रीशन को एक्टिवेट करते हैं। अब ऑप्शन में आपसे ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय बी सेल्स भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आप बी सेल करेक्ट करेंगे। और प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, वो दे एक्टिवेट सिक्रीशन ऑफ बी सेल, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका प्लाज्मा सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सिक्रीटरी फेज को दूसरा नाम क्या दिया है वो बताना है आपको। NCERT में दिया है आपको कि सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसका सेकंड नेम आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चों, ल्यूटल फेज जो 6 दिनों तक चलता है, फोलिकुलर फेज जो 6 दिन तक चलेगा, ल्यूटल फेज जो 13 दिन तक चलता है, और ऑप्शन डी फॉलिकुलर फेज जो 13 दिन तक चलता है। तो बच्चों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बच्चों चलिए आंसर करती हूँ मैं। सिक्रीटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज को कहते हैं सिक्रीटरी फेज, ये आपका सेकेंडरी फेज होता है, इसे सेकेंडरी फेज भी कह सकते हैं, सिक्रीटरी फेज और आपका ल्यूटल फेज ये 13 दिन तक चलता है। ये NCERT में आपको एक पूरा डायग्राम बना के दिया गया है जिसमें आपका फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज, ये सब उसमें तीनों फेज आपके दिए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन इज करेक्टली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, फर्न की लाइफ साइकिल बतानी है बच्चों। ऑप्शंस है, सबसे पहले स्पोर बनेगा, देन गैमेट, देन प्रोथैलस, देन स्पोरोफाइट। ऑप्शन बी गैमेट, देन स्पोर, देन प्रोथैलस, देन प्लांट। ऑप्शन सी बच्चों प्रोथैलस, स्पोरोफाइट, गैमेट, फर्न। एंड ऑप्शन डी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर बने, देन प्रोथैलस, प्रोथैलस से स्पोरोफाइट एंड देन प्लांट। बच्चों आंसर कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों NCERT बेस्ड हैं, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को तो इग्नोर मत करना, और इनके साथ साथ आप और भी क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ से आप उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना, और कॉन्सेप्ट समझिए आप, सिर्फ क्वेश्चन ना करके आप उसका कॉन्सेप्ट भी समझिए कि ये कहाँ से पूछा गया NCERT में। सिर्फ जब आप वो चीज़ देखोगे तो आपको वहाँ से एक दो चीज़ का और पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन बच्चों आंसर मैं कर देती हूँ। इसका बच्चों आंसर है डी। सबसे पहले आपका फर्न में क्या होता है, आपका सबसे पहले स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया बनते हैं, तो स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनेंगे, देन प्रोथैलस, देन स्पोरोफाइट एंड देन प्लांट। ऑप्शन डी सही है बच्चों इसका। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मायोसिन कंटेन, मायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। ऑप्शन है कैल्शियम आयन इन लार्ज क्वांटिटी, ट्रोपोनिन, ATPase एंजाइम, और ऑप्शन डी है बच्चों ATP। आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका आंसर है बच्चों ATPase एंजाइम, और ATPase एंजाइम के साथ साथ आपके
CO2+ एंड Mg2+ आयंस भी होते हैं। ग्लोबुलर हेड के अंदर ATPase एंजाइम होगा और उसके साथ साथ CO2+ और Mg2+ के आयंस भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रभानी क्रांति, अ वैरायटी ऑफ भिंडी लेडी फिंगर इज रेजिस्टेंट टू। प्रभानी क्रांति आपको हाइब्रिड का नाम दिया है, वैरायटी ऑफ भिंडी है, भिंडी की एक वैरायटी है, तो उसका वो किससे रेजिस्टेंट है? बैक्टीरियल ब्लाइट, ऑप्शन है बच्चों बैक्टीरियल ब्लाइट, येलो मोजाइक वायरस, ब्लैक रोट, लीफ कर्ल। चलिए बच्चों आंसर कीजिए। बच्चों इसका आंसर है येलो मोजाइक वायरस। क्या है बच्चों इसका? येलो मोजाइक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गैस्ट्रोला इज द एम्ब्रोयनिक स्टेज इन विच। गैस्ट्रोला आपकी एक एम्ब्रोयनिक स्टेज है, जो ब्लास्टुला से देन गैस्ट्रोला बनता है, तो उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो वो एक एम्ब्रोयनिक स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है? आपके गैस्ट्रोला स्टेज में क्या होता है? ऑप्शन है बच्चों क्लीवेज अकर, ब्लास्टोसील फॉर्म, जर्मिनल लेयर फॉर्म, ऑप्शन डी विलाई फॉर्म। आंसर कीजिए बच्चों। और जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस लेकर आऊँ। और वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर मत भूलिएगा। चलिए बच्चों इसका आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है सी, जर्मिनल लेयर फॉर्म्स। गैस्ट्रोला स्टेज पर क्या होता है? आपकी जर्मिनल लेयर बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन। जिबरेलिन के साथ एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? जिएटिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड ABA से जिसे डिनोट करते हैं, और IAA बच्चों आपका ऑक्सिन होता है। तो ऑप्शंस हैं बच्चों आपके सामने, आंसर कीजिए। ये IAA थोड़ा साइड में खिसक गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका आंसर है बच्चों सी, ABA, जिसे हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। जहाँ जिबरेलिन सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है, तो एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी प्रमोट करता है। एक सीड जर्मिनेशन कर रहा है तो दूसरा सीड डोरमेंसी करता है, तो ये क्या हुए? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, अपोजिट काम करते हैं। अगर एक जर्मिनेशन का काम कर रहा है तो दूसरा डोरमेंसी का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑर्निथिन साइकिल रिमूव 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लीवर। दीज प्रोडक्ट्स आर। ऑर्निथिन साइकिल 2 वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है ब्लड में से लीवर के अंदर। उन 2 प्रोडक्ट्स का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है बच्चों CO2 एंड यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया एंड यूरिया, ऑप्शन सी CO2 एंड अमोनिया, ऑप्शन डी अमोनिया एंड यूरिक एसिड। चलिए आंसर कीजिए। बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी अमोनिया और यूरिया। ऑर्निथिन साइकिल में जो 2 वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं वो है अमोनिया एंड यूरिया। बच्चों याद रखना, अमोनिया एंड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। ओवम में डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट कर देना, उस टेक्नोलॉजी का आपको नाम बताना है। फर्स्ट वन इज गिफ्ट, GIFT, सेकंड ICSI, बी, ये ऊपर नीचे हो गया इसका ऑप्शन आपका, ये जो आपका बी ऑप्शन हो गया ZIFT, ऑप्शन सी आपका ICSI हो गया, एंड डी ET हो गया। तो बच्चों इसका ऑप्शन तो आपका है, आपको तो पहले आंसर करना, आप आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों? इन विट्रो मतलब आपके
ह्यूमन बॉडी से बाहर आपको ये जो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में, और फिर जब वो एम्ब्रॉय में फॉर्म हो जाता है तो उसको जिफ्ट टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बॉडी के अंदर दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आईसीएसआई हो गया बच्चों आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, पिक द हार्मोन विच इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सिक्रिएट नहीं होता है? ऑप्शन है बच्चों HCG, HPL, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन। चलिए बच्चों आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 14, फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल थ्रू कैल्विन साइकिल रिक्वायर्स। एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने में, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में कितने ATP और NADPH2 लगते हैं कैल्विन साइकिल में। फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो अब आपको इसमें ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट बतानी है कि वो कितने रिक्वायर होंगे। ऑप्शन है बच्चों 1 ATP 2 NADPH2, ऑप्शन बी 2 ATP 2 NADPH2, ऑप्शन सी 3 ATP 2 NADPH2 एंड ऑप्शन डी 2 ATP 1 NADPH2। चलिए बच्चों आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है 3 ATP 2 NADPH2। क्या है बच्चों? 3 ATP 2 NADPH2। कैसे वो देख लेते हैं। अब आपके जो 2 ATP हैं वो लगेंगे आपका PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने में आपके 2 ATP यूज होंगे। एक ATP आपका ग्लिसरेल्डिहाइड फोस्फेट से आपका रिबुलोज बाइफोस्फेट बनाने में यूज होगा। दो ATP तो आपके फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने में लगे, और एक ATP आपका जो लगा है वो ग्लिसरेल्डिहाइड फोस्फेट से रिबुलोज बाइफोस्फेट बनाने में लगे। तो कितने ATP यूज हो गए बच्चों आपके? 3 ATP। तो 3 ATP तो यहाँ यूज हुए। अब NADH2 कहाँ पर यूज होता है बच्चों? NADPH2 आपका यूज होता है 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरेल्डिहाइड फोस्फेट बनाने में। ये वाले स्टेप में आपका 2 NADPH2 यूज होंगे, एक 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 ग्लिसरेल्डिहाइड फोस्फेट बनाने में। तो 3 ATP और 2 NADPH2 यूज हुए आपके। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में अवेलेबल है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है बच्चों सिग्मोइड, हाइपरबोलिक, लीनियर, हाइपोबोलिक। चलिए आंसर कीजिए। बच्चों इसका आंसर है सिग्मोइड। क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइनल सेल ऑफ ड्यूडेनल म्यूकोसा विच इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज। अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइनल cell of duodenal mucosa which influence the release of pancreatic juice is. Options are relaxin, cholecystokinin, secretin, progesterone. चलिए बच्चों आंसर कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उस हार्मोन का नाम बताना है जो एंडोक्रिनल सेल से, ड्यूडेनल म्यूकोसा के एंडोक्रिनल सेल से सिक्रीट होता है, और वो पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को इन्फ्लुएंस करता है, या एक तरह से हेल्प करता है, पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज होने में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या है बच्चों? कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कॉटलीडोन्स एंड टेस्टा आर एडिबल पार्ट ऑफ। आपको कॉटलीडोन और टेस्टा के ये एडिबल पार्ट है, किसके पार्ट हैं ये एडिबल? ऑप्शन है बच्चों ग्राउंडनट पोमग्रेनेट, ऑप्शन बी वॉलनट टैमरिंड, ऑप्शन सी फ्रेंच बीन कोकोनट, ऑप्शन डी कैशनट एंड लीची। चलिए बच्चों आंसर कीजिए।
बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राउंड नट एंड पोमग्रेनेट। कोटलीडोन और टेस्टा एडिबल पार्ट्स होते हैं ग्राउंड नट में और पोमग्रेनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज आर एविडेंटली फाउंड इन फीटस। फीटस में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन फाउंड होती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? IgE, IgM, IgG, IgD। तो बच्चों चलिए आंसर कीजिए पहले आप। चलिए बच्चों आपका इसका आंसर है आपका IgG। यहाँ पर फाउंड इन फीटस बोला है आपको। अगर क्वेश्चन में प्लेसेंटा भी बोलते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन प्लेसेंटा, तो भी आपको IgG ही लगाना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कोलेस्ट्रॉम में और एलर्जी में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड होती है। एलर्जी के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और कोलेस्ट्रॉम में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। IUCN स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म बतानी है आपको IUCN की। इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, C इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नोमेनक्लेचर, D इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बच्चों जो इसका ऑप्शन सही है वो है B इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। रॉकफोर्ट चीज इज रैपेंड बाय यूजिंग, रॉकफोर्ट चीज को इज रैपेंड बाय यूजिंग टाइप ऑफ यीस्ट। रॉकफोर्ट चीज को किसकी हेल्प से बनाया जाता है? किसी यीस्ट की हेल्प से, बैक्टीरिया, फंगस या साइनोबैक्टीरिया। इनमें से ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, आपको सही बताना है इसमें से। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन है बच्चों फंगस। कौन सी फंगस से रॉकफोर्ट चीज बनता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्या है बच्चों इसका नाम? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। आप नोट डाउन कर लीजिए। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी रॉकफोर्ट चीज को राइपन करने में यूज होता है और वो एक फंगस होती है। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ ही बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं और कितने गलत हुए हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, आपके डाउट को भी क्लियर करूँगी। चलिए बच्चों टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।